अनुसूची। जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। अब बच्चे सबसे पहला प्रश्न यही याद कर लेना, आप सबको पता है ये एक आपने वर्ड देखा है संविधान। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी भाई साहब लूसेंट का टॉपिक है, लूसेंट संविधान का टॉपिक है, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल, संविधान। संविधान का आपने दो शब्द सुना होगा। एक शब्द सुना होगा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, संविधान बनकर तैयार कब हुआ, और एक शब्द सुना होगा संविधान लागू कब किया गया। संविधान लागू कब किया गया। दो वर्ड जब आपके दिमाग में आ जाते हैं तो वो दो वर्ड जो आपके दिमाग में आते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपके दिमाग में ये पैदा कर जाते हैं, जो संविधान तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ। तो ये तारीख आप अलग लिख लेना। जब एक प्रकार से ये, इसको आप तैयार भी कह सकते हो, इसको आप अंगीकृत भी कह सकते हो, अंगीकृत भी कह सकते हो। और दूसरी चीज आती है संविधान लागू कब किया गया। तो बच्चे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। मतलब बनकर चीज तैयार हो गई थी, जैसे आपका घर बना, तैयार हो गया, रहने लायक हो गया, लेकिन आपने उसमें गृह प्रवेश कब किया, यह बात मैटर कर जाती है। तो सेम टू सेम हाल यही है कि तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए दो दिवस मनाते हैं हम लोग। एक मनाते हैं 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय कानून दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस, ठीक है। ये हम लोग मनाते हैं जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस तारीख वाले दिन को। फिर बात आती है कि जो लागू किया गया था तब भाई साहब क्या हुआ था, ठीक है। तो भाई साहब जो 26 जनवरी है तो यहां पे याद कर लेना गणतंत्र दिवस, जिसको कहते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब एक मन में डाउट उत्पन्न होता है कि आखिरकार बनकर तैयार हो गया था संविधान, तब भी 2 महीने का टाइम लगाया गया, आखिरकार क्यों लगाया गया, क्या भाई साहब जरूरत थी। तो जरूरत यह थी कि था क्या, 26 जनवरी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट डेट में थी। बात समझ लेना बहुत ध्यान से। 26 जनवरी एक प्रकार से 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मना चुके थे। यहीं पे मैं बता दूं 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मना चुके थे। क्या मना चुके थे बच्चे, स्वाधीनता दिवस मना चुके थे। कब, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस हम लोग मना चुके थे। तो हमारे दिमाग में एक माइंड सेटअप था लोगों के दल में। भाई साहब सेटअप यह था कि 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जा चुका था, तो ये इंपॉर्टेंट डेट बनी हुई थी। लेकिन तो ये माना गया कि हम जब अंग्रेजों से आजादी पाएंगे तो 26 जनवरी का दिन ही होगा, तो उसको हम हर बार एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाते रहेंगे कि हम लोग आजाद हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, सौभाग्यवश कह सकते हो जो आजादी हमें मिली वो मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जब जिस तारीख को हमें आजादी मिली उस तारीख को हम लोग मनाने लगे स्वतंत्रता दिवस। लेकिन अब बात वो आई कि उस वादे का क्या होगा, जो वादा भाई साहब हमने माना था कि 26 जनवरी को हम हर वर्ष कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे स्वतंत्रता के रूप में। लेकिन स्वतंत्रता मिल गई 15 को, तो भाई साहब आखिरकार 26 को क्या करेंगे, दिमाग में बात आई। तो ये बात हुई जब संविधान बन रहा था तो लोगों का ध्यान गया, परेशान ना हो, एक चीज का भी निर्माण हो रहा है। तो इधर जब संविधान तैयार हुआ तो ये हुआ चलो 2 महीने की बात है, वेट कर लेते हैं और भाई साहब 2 महीने बाद हम लोग इसको लागू कर देंगे, जिसके कारण हम लोग 26 जनवरी हर बार मना लेंगे, और जो हमारा 26 जनवरी का पुराने इतिहास से मामला था। क्लियर है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात आपके पूरे दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। अब बच्चे बात आती है जब संविधान लागू हो गया, तो संविधान लागू हुआ, एक उसका मेन पार्ट था अनुसूची। तो जो अनुसूची मेन पार्ट था ये बड़ा मैटर करता था। तो जब संविधान लागू हुआ, लागू होने वर्ड को हम लोग बोलते थे मूलता।
लागू हुई चीज को हम लोग कहते थे क्या, मूलता बोलते थे। क्या बोलते थे, मूलता। तो बात यही आती है कि जो अनुसूची थी बच्चे, कहने का मतलब है मूलता, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या प्रविष्ट कराई गई थी, रखी गई थी। तो मूलता अनुसूचियों की संख्या उस समय रखी गई थी टोटल, और टोटल 8। कुल अनुसूचियों की संख्या 8 रखी गई थी जब संविधान हमारा लागू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, और समय बढ़ते बढ़ते, ये मूलता शब्द का मतलब समझ रहे होगे, जब संविधान हमारा लागू हुआ है मतलब 26 जनवरी 1950 को समय बढ़ता रहा, और आज वक्त ऐसा आ गया है कि हम लोग 2022 में आ गए हैं। और 2022 में आते आते उसके बीच में तो भाई साहब 1950 से 2022 के बीच में हमें जरूरतें बढ़ती गई, हमें कानून में बदलने के सोचा। तो पेपर में अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है। तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो थी टोटल बच्चे कितने, 8 थी टोटल, कितने 8। लेकिन वर्तमान में कितने हो गई है, 12। यह बात आपको दिमाग में बैठ गई होगी। अब बच्चे एक दिमाग में बात और उत्पन्न हुआ कि पहले 8 थी अब 12 है। तो क्या भाई साहब ऐसे ही मैं गया और वहां पर कह दिया लो भैया 9 नंबर वाली बढ़ा दो, 10 नंबर वाली बढ़ा दो, 11 नंबर वाली बढ़ा दो, 12 नंबर वाली बढ़ा दो। ऐसे नहीं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब आप समझते हो, प्रोसीजर का मतलब यह है कि जब 8 से बढ़ा के 12 की गई, इसका मतलब है टोटल इसमें वृद्धि कितनी हुई वर्तमान तक का, 4। और ये जो 4 बढ़ी हैं तो 1 से लेकर 8 तक पहले ही थी। लेकिन जो 9 नंबर की थी, 9वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची थी और 12वीं अनुसूची थी। टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी अब हो गई, 12। लेकिन 8 से 12 हुई, मतलब ये 4 अनुसूची जो हैं वो क्या की गई हैं बच्चे, ये चारों की चारों अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो अब जोड़ने के लिए भाई साहब कोई फेविकोल की तरह तो चीज है नहीं कि हम ले आएंगे और उसको वहां पे चिपका देंगे, जोड़ना है। या मान लो किसी चीज को हमें हटाना है तो मान लो आरी से हम काट देंगे या चाकू से काट देंगे तो चीज हट जाएगी। ये तो एक प्रकार से संविधान मतलब पूरा का पूरा कानून डिपेंड है। तो उसमें कहने का मतलब है कि सारी चीजें एक विधिवत तरीके से बनी हुई हैं, विधिवत तरीके से संकलित की गई हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची ये जोड़ी गई हैं। क्या की गई हैं, जोड़ी की गई हैं। जोड़ी कैसे गई हैं तो बच्चे याद कर लेना, यहां पे संशोधन के माध्यम से जो ये अनुसूचियां जोड़ी गई हैं बच्चे, वो कैसे जोड़ी गई हैं, संशोधन के माध्यम से। बिना संशोधन संविधान में आप ना ही कोई चीज हटा सकते हैं ना ही कोई चीज जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको एक प्रश्न अगर मैं यहां पे याद दिलाऊं तो आपको पता होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा जीएसटी, दैट इज कॉल्ड, फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी, जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, जिसको अगर मैं बात करूं हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। अभी अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूं कि सेवा कर शुरुआत से था कि संविधान में जोड़ा गया था, तो संविधान में जोड़ा गया था, अमेंडमेंट उसे नहीं पता होगा। लेकिन आप हमसे पढ़ोगे, एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चल, तो जीएसटी, अब आप बच्चे को पता है जो जीएसटी है वो बच्चे किस संविधान संशोधन के तहत आया, तो आप सबको पता है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी आई। तो मन में एक बात उठी होगी, तरंगों की तरह से हिलोरे ले रही होगी ये बात कि जब 101वें के तहत जीएसटी आई तो सिंपल सी बात, कभी ना कभी जब संविधान में संशोधन हुआ होगा, जब संविधान में संशोधन हुआ होगा
तो उसकी शुरुआत भी कभी ना कभी 1 नंबर से हुई थी, फिर 2 नंबर आया होगा, फिर 3 नंबर आया होगा, तभी जाते 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 भाई साहब 101 पहुंचा होगा, तभी तो जीएसटी का नंबर आया होगा। तो जब भाई साहब सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 101 तक का हर संशोधन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज किया गया होगा, या तो कोई चीज जोड़ी गई होगी या तो कोई चीज हटाई गई होगी। विदाउट संशोधन, संशोधन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। बिना संशोधन के यह चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी चीज जोड़ दो या कोई भी चीज आप वहां से हटा दो। है संशोधन? नहीं है। अब बच्चे मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो सिंपल सी बात है बच्चे, सारे संशोधनों का अपना एक अलग महत्व है। 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है, 3 नंबर का भी है, 4 नंबर का भी है, 5 नंबर का भी है, 6 नंबर का भी है। सारी चीजें आपके लिए मैटर करेंगी, लेकिन इसी तरह बढ़ते बढ़ते 101 तक पहुंच जाएंगे। क्या आपने कभी 1 से लेकर सारे संशोधन आपने रटे हैं? नहीं रटे होंगे। जिस संशोधन की हमें जब जरूरत पड़ती है उस संशोधन का उस वक्त हम यूज कर लेते हैं। जैसे जीएसटी के बारे में मुझे पता है कि जीएसटी किस संशोधन के तहत है, तो 101वां के तहत। तो हमें पता है पिछले जो 100 संशोधन है उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें भाई साहब की गई होंगी, या तो हटाई गई होंगी संविधान से या तो जोड़ी गई होंगी। बिना कोई कार्य संशोधन के माध्यम से, संशोधन के बिना नहीं किया गया होगा। उम्मीद करते हमारी छोटी छोटी लेकिन बेसिक बातें आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठ रही होंगी और समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जब तक हम लोग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो आप बड़े लेवल पे आप नहीं पहुंच पाओगे। जिन बच्चों को केवल इतना पता है कि अनुसूची की संख्या पहले 8 थी अब 12 है, तो भाई साहब उनको मैं सल्यूट करता हूं, आपको नॉलेज है, लेकिन अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाओ, अपने ज्ञान में वृद्धि करो। ठीक है, बिल्कुल। अगर तुम लोगों को बच्चे इस बात की बात समझ में आई हो, प्रियंका बेटा जो बैच का टाइम है त्रिशूल का वो 3:15 दोपहर में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप सबको मेरी बात पूरी दिलो दिमाग में बैठ गई हो? अगर आपको समझ में आ गई हो तो बच्चे इतनी बात फटाक से, जितने लोग देख रहे हो ना, एक बार सब के सब अंगूठा दबा दो, और जैसे ही आप अंगूठा दबाओगे वैसे ही भाई साहब लाइक की संख्या बिल्कुल तड़तड़ मार के आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। उसके बाद भाई साहब हम लोग गदर काट देंगे। तो फटाक से एक बार सब लोग भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो, धमाकेदार तरीके से भाई साहब पूरी जगह भाई साहब होना चाहिए कि राघव सर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। अभी भी अगर तुम नहीं सीख पाए ना भाई साहब तो तुम नहीं सीख पाओगे। सब बच्चों को ये भाई साहब इंडिकेट कर दो। आप सबका ये कर्तव्य नहीं भाई साहब, एक प्रकार से पूरा का पूरा महत्वपूर्ण कार्य मैं सौंप रहा हूं, और इस कार्य से आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपसे हम हैं। और भाई साहब अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये मान लेना हम भी आगे बढ़ेंगे। सब तुम्ही पे डिपेंड है, तुम क्या कर सकते हो। अभी आज बहुत सारी चीजें पढ़ानी है बिल्कुल मजे से। ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया, शाबाश। हाँ बिल्कुल बेसिक से मजे से अच्छे समझना। देखो लाइक सब लोग कर देना, शेयर कर देना, और आज एक टारगेट सेट करना है क्लास का। तो बच्चे ये जो 4 अनुसूची आई हैं, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, तो कौन कौन से संशोधन के माध्यम से? तो नवी अनुसूची याद कर लेना बच्चे, पहले संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। तो बच्चे पहले संविधान संशोधन के माध्यम से अगर तुमसे कहा जाए कि संविधान में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कार्य किया गया था, तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से कार्य किया गया था कि नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, क्योंकि उसके पहले संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत नवी अनुसूची ऐड हो गई, जिसके बाद 9 हो गई। लेकिन एक प्रश्न बहुत प्यारा उठता है कि पहला संविधान संशोधन बच्चे किस वर्ष हुआ? तो 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में हुआ पहला संविधान संशोधन बच्चे, 1951 में। अब बालक बहुत अच्छे से याद कर लेना, जब यह बात आपको पता चल गई
कि पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो एक प्रश्न तो केवल और केवल यही आता है कि पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो याद कर लेना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था बच्चे, नवी अनुसूची जिसके तहत जोड़ी गई थी। अगला बात आती है जो अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची याद कर लेना बच्चे, ये जो जोड़ा गया इसके लिए संशोधन हुआ कौन सा, 52वां संशोधन। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, मतलब 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत बच्चे चीज जोड़ी गई थी। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको इस बात की समझ में आ गई होगी, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चे बहुत प्यार से समझ लेना, 2 संशोधन आपको याद हो गए, नंबर आप डालते चलना। जो 11वें नंबर की अनुसूची है, 11वें नंबर की, तो ये किस संशोधन के तहत भाई साहब जोड़ी गई, तो याद कर लेना ये जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन। 11वां जो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, लेकिन इसमें 2 सन काम आते हैं, एक 1992 काम आता है और एक 1993 काम आता है। तुम कहोगे सर जी 2 सन क्यों लिख के आते हैं, तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं बच्चे। जब आपने जैसे मान लो 10th की परीक्षा पास की, आपने जैसे 10th की परीक्षा पास, 10th में एडमिशन लिया, और जब 10th में आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन मान लो जुलाई 2022 में आपने एडमिशन ले लिया 10th में। जब आपका रिजल्ट आएगा, बोर्ड एग्जाम होंगे तो करीब मार्च अप्रैल के करीब होंगे, और वो वर्ष आ जाएगा 2023। तो कहने का मतलब जो आपने 10th में अपना वर्ष व्यतीत किया, वो आधा साल व्यतीत किया 2022 का, आधा साल व्यतीत किया 2023 का। तो कहने का मतलब है आप 10th इस जब मार्कशीट लिख के आएगी तो मार्कशीट में ऐसे ईयर लिख के आएगा 2022 और 23 की परीक्षा में आप 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। सेम टू सेम हाल बच्चे यही है कि 2 वर्ष लिखने का कारण यही है कि जो संशोधन हुआ था उसका प्रोसेस चालू हो गया था 1992, लेकिन जाके वो सक्सेस हुआ 1993 में, इसलिए लिख के आया है। ठीक है, अब बच्चे यहीं पे बहुत ध्यान से याद कर लेना, जो 12वीं अनुसूची है वो किस संशोधन के द्वारा, तो बच्चे याद कर लेना 74वां संविधान संशोधन 1992-93, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-1993। तो कुल मिला के आपको पता चल गए ये चारों के चारों अनुसूचियां किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपके पूरे दिलो दिमाग में बैठ गया होगा। बच्चे 24 अप्रैल हम लोग यहां पे नाम नहीं लेंगे भी, 24 अप्रैल का सीन थोड़ा सा अलग है। जब आप पंचायतें पढ़ोगे तब 24 अप्रैल को आप रिलेट करना तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सब साथी एक बार जोर लगा के वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, आज धमाल मचेगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज पढ़ेंगे। ये तो वाली स्लाइड हमने समझाने के लिए आपका यूज किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची देखो, जिनको आता हो वो रिवीजन करें, जिनको ना आता हो वो बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझें और अपने नोट्स को धार दे, अपने नोट्स को बिल्कुल एक प्रकार से तैयारी दे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला प्रश्न आता है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो याद कर लेना, भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें बात बोली गई है, भारत एक राज्यों का संघ है। यह बात किसमें बोली गई है, यह एक प्रकार से इसी में है, और आर्टिकल पहले में भी बात ही मिलेगी। ठीक है, फिर बच्चे बहुत ध्यान से आप समझ लेना, क्या समझोगे आप, कि जो भारत एक राज्यों का संघ है, यह बात बोली गई है पहली अनुसूची में। तो कहने का मतलब है बच्चे, इसमें भारत संघ एवं उसके राज्यों के बारे में बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और इसका मतलब यह हुआ, आप सब जानते हो संघ का मतलब भारत हो गया, लेकिन राज्य क्षेत्र का मतलब याद कर लेना 28 मेन वाले राज्य हो गए और प्लस 8 केंद्र शासित हो गए। केंद्र शासित को बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
तो बच्चे आपको बात पता चल गई। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं। राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया वही 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? इतनी बात आपको पता चल गई। अब बालक आपको सारे जितने भी 28 राज्य हैं सबकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश की। तो 28 राज्य का मैं आपको सीन भी बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लेना आप। तारीख थी 2 जून 2014। 2 जून 2014 एक नया राज्य का गठन हुआ था। एक नए राज्य का गठन हुआ था, उसका नाम था तेलंगाना। उसका नाम था तेलंगाना। जैसे ही तेलंगाना राज्य गठित हुआ, भारत में राज्यों की संख्या हो गई 29 प्लस 7 केंद्र शासित। 29 प्लस 7 केंद्र शासित। तो इससे यह प्रश्न निकल के आया कि तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तो बच्चे आप सबको पता होना चाहिए, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना? तो बच्चे एपी हमने लिख दिया। एपी का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29 स्टेट नंबर का राज्य बना। क्लियर हो गई बात? अब बच्चे बहुत ध्यान से यहीं पर ध्यान देना। आप क्या ध्यान दोगे? 2 जून 2014 का डाटा यह निकल के आया कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश निकल आए। अब ये भाई साहब 7 केंद्र शासित प्रदेश उस समय कौन थे? एक तो बच्चे दिल्ली था, दूसरा पुडुचेरी था, तीसरा लक्षद्वीप था, चौथा अंडमान निकोबार था। ए एंड एन का मतलब क्या है? अंडमान निकोबार। पांचवा दमन दीव था, दमन एंड दीव था। छठा भाई साहब था चंडीगढ़। और जो 7वां था उसका नाम था दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एवं नागर हवेली। ये टोटल 7 राज्य थे, 2 केंद्र शासित। कब? 2 जून 2014 को। क्लियर है? 2 जून 2014 को भाई साहब ये 7 राज्य थे। क्लियर है? चलो बच्चे, ज्यादा कमेंट करोगे हम ब्लॉक कर देंगे तुम सबको। ठीक है, कमेंट ज्यादाबाजी मत करो, पढ़ाई करो, चुपचाप पढ़ने दो लोगों को। हां, तो बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझ लेना। ये 7 राज्य थे, 29 राज्य थे मेन वाले, जिसमें तेलंगाना नया बना था। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया था। यह बात आपको पता चल गई। यहीं पर बच्चे निकल के बात यह आई, समय बीतता गया, हुआ क्या? तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। हुआ ये, जो 29 राज्य थे, इन राज्यों में से था एक का नाम था जम्मू एंड कश्मीर। इनमें था जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का सीन ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक मेन राज्य था, 370 धारा हटा के भाई साहब जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेश में। 2 यूटी निकल आए, और 2 यूटी निकल के आ गए जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा निकल के आ गया लद्दाख, जिसमें लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रखी गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात आपको पता चल गई। जम्मू कश्मीर जो 29 राज्यों में एक राज्य था, उसको तोड़ दिया गया, और एक निकल आया J&K और दूसरा निकल आया लद्दाख, 2 केंद्र शासित, और मेन राज्य समाप्त हो गया। तो इससे रिजल्ट यह बनता है कि जब यह कार्य 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को डाटा हमें प्राप्त हो गया। क्या डाटा हो गया? कि अब भारत में जो सीन बन गया, यहां पे एक राज्य कम हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य के स्थायित्व से समाप्त हो गया। तो यहां पे राज्य बच गए कितने? 28 राज्य आ गए। साथ में जब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बन गए, एक बन गया J&K, एक बन गया लद्दाख। पहले से टोटल कितने थे? 7। तो 7 थे, 7 2 टोटल कितने हो गए? 9। तो यहां पे इतना बात पता चल गई कि 2 जून 2014 को जो डाटा
यह था कि भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य और 9 राज्य हो गए। क्लियर है? हां, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्लास बहुत दूर तक पहुंचा दो। बहुत अच्छे से क्लास होनी है आपकी, ये मान लीजिएगा। 1% मैराथन चल रही है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, अगर आपको मजा आ रही होगी तो। ठीक है? हाँ, लाइक शेयर तो रुकना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इस लिस्ट में ये 2 नए नाम और जुड़ गए, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख, और पहले से 7 थे ही। लेकिन हुआ क्या, समय जैसे ही बीता, तारीख निकल के आई 26 जनवरी 1920। 26 जनवरी 1920। और इस समय क्या हुआ भाई साहब, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल गया। वो परिवर्तन ये देखने को मिला कि दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव दोनों लोगों की सरकारों को निर्णय ले लिया कि दोनों जगह के केंद्र शासित प्रदेश को मिला के अब एक राज्य बनाया जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। बच्चे समझ में आ रहा हो ना, तो वीडियो शेयर करना और लाइक कर देना बस। ठीक है? हां, समझ में आ रहा हो तो बच्चे लाइक करना, शेयर करना, बस इतना ही भाई साहब तुमसे चाहते हैं, जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत है जल्दी से बता दो। चल, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, लव यू ऑल। हां, जबरदस्त। अब बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ। 26 जनवरी 2020 को यह हुआ, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों आपस में मिल गए। जब दोनों मिल गए तो बच्चे क्या हुआ कि जो 28 राज्य हैं, वो 28 राज्य अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ क्या हुआ कि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों मिलके जब एक हो गए, मर्ज हो गए, तो बच्चे 9 से संख्या घट के उनकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहां पे कर देना 8 केंद्र शासित प्रदेश। और तब से यही सीन चला आ रहा है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार आपको ये पूरा का पूरा डाटा अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर जी ये चीज आप पहले पढ़ा चुके हैं पेट में, एक चीज मैं उसको बताना चाहता हूं। तो भाई साहब आप किताबें पढ़ते ही क्यों, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाओ, है कि नहीं? लौट फिर के जब देखोगे तो हर चीज का हिस्सा उतना ही तो है। आप डेली रोटी क्यों खाते हो, आप डेली अलग अलग चीजें खाया करो ना। रोटी दाल भूल जाओ, तब तो खाना डेली चाहिए, सब्जी खानी है, दाल खानी है, चावल खाना है। क्यों खाते हो चावल? भाई साहब कभी पाकिस्तान से ले आया करो, कभी फिलीपींस से ले आया करो, क्योंकि अलग अलग चाहिए ना आपको। वो तो आप काम कर चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता बालक कि आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको आती हुई चीजें पेपर में वही सताती हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है। अगर आप उनके बेस्ट प्रैक्टिस की होते हो तो आपको पेपर में वो चीजें तंग बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी मुजवानी रटी होती है। तब आपको उन 4 ऑप्शन में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? जब आप नहीं पढ़ोगे तब आप इधर उधर भटकते रहोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चीजों को बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं होंगी। मैं कहता हूं पूरे यूट्यूब में आप चले जाओ, कोई भी ऐसे अध्यापक से मिलवा देना हमें। क्या भाई साहब, जैसे बहुत बड़े बड़े अध्यापक हैं, जिसे मैं बात कर लेता हूं करंट अफेयर्स के भाई साहब जो नामी टीचर्स हैं, श्री कुमार गौरव सर। क्या भाई साहब करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक जी के आपको पढ़ाते हैं, तो क्या स्टैटिक जी के सर जी रोज बदल देते हैं? आपकी बदल देते हैं? नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि एक दायरा सीमित होता है, एक चीजों का लिमिटेशन होता है। करंट के प्रश्न बस इतना ही होता है कि ब्याज सम्मान 2022 किसे दिया गया, अगली बार 23 किसे दिया जाएगा, इतना बदलता है। लेकिन जो भाई साहब अकबर के अगर 9 रत्न थे तो 9 रत्न ही थे, 10वां रत्न नहीं आएगा। ठीक है?
10वां रतन नहीं पैदा होगा। हम कहते किसी भी आप चैनल से, किसी भी बड़े संस्थान से, किसी भी आईएएस पीसीएस किसी से भी आप पूछ लेना, क्या आप अगर एक बार किताब पढ़ लेते हो तो क्या आप जीवन में दूसरी बार किताब नहीं पढ़ते हो? लेकिन उनका जवाब एक ही होगा कि आप 10 बार नई चीजों को पढ़ने की अपेक्षा एक बार एक चीज को 10 बार पढ़ो। ठीक है? और वही सफलता आपको दिलाएगी। किसी से भी आप समझ लेना। तो कहने का मतलब है, ठीक है, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। कभी भी यह मत सोचनो ये मुझे आता है, ये मैं कर चुका हूं, ये मैं कर लूंगा। तो भाई साहब ये तुम्हारी भूल है। इस भूल में ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाती, जिसके कारण आप अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हो। बस इतना सा मैं तुम्हें समझाना चाहता था, शायद आप समझ चुके हो। जैसे आप, मैं कहता हूं दिल्ली के आप मुखर्जी नगर में चले जाओ, इलाहाबाद में आप चले जाओ, तो क्या भाई साहब वो अध्यापक जो मैं अकबर के पिता बताऊंगा, अकबर का जन्म कलानौर बताऊंगा, तो क्या अकबर का वो जन्म भाई साहब वो इलाहाबाद बता देंगे? ना भाई ना। वही चीज है, बस फर्क इतना है कि आपकी कब कौन सी स्थिति में आपको चीज समझ में आ गई है। ठीक है? हमेशा याद कर लेना, अभ्यास ही आपको मजबूत बनाएगा। अब पापा से कह दो कि पापा एक दिन आप नौकरी जाते हो, रोज रोज वही काम करने क्यों जाते हो? तो पापा का एक बेहतरीन उत्तर यही होगा, बच्चे रोज रोज आपके जीवन को और परिवार चलाने के लिए मुझे रोज रोज वही काम करना पड़ता है। इसी प्रकार हर विद्यार्थी का एक मकसद होना चाहिए कि जब तक उसको सफलता नहीं मिलती तब तक कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है, तब तक आपके जीवन में वही वही रोज चीज चलनी चाहिए जो भाई साहब आपको सीखने के लिए मजबूर करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाती है। ठीक है? हाँ। और हमेशा जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी बढ़िया आपकी एबिलिटी आएगी, उतनी बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आप मैच देखते हो, मैच में आप देखते हो कि खिलाड़ी विराट कोहली है, विराट कोहली को ले लो आप। विराट कोहली अगर हर मैच में रन ना बनाए तो वो मैच हार जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बेइज्जती होगी। लेकिन भाई साहब जब रोज वही बल्ले से गेंद मारना, रोज वही बल्ले से गेंद मारना, क्यों मारता है बार बार बल्ले से गेंद? एक बार मार दिया, घर में बैठे हो। लेकिन भाई साहब हर एक दिन नया दिन होता है, हर एक दिन आपका बेस्ट होता है, हर एक दिन आपको मजबूत बनाता है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वो लोग करते हैं तभी भाई साहब आगे जाके उभरते हैं। बस इतना मान लेना। ठीक है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो आशा करते हैं आप सब ये बात नहीं बोलोगे कि ये आपको आता है। आता है तो रिवीजन कर लो, आप बोलने से क्या फायदा। और बस आपको ज्यादा दिक्कत मतलब प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी सी क्लास को स्किप करो, नेक्स्ट क्लास जब आए तब वो पढ़ना। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में बस मत जाओ। ठीक है? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस मत जाओ, केवल और केवल अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो। हाँ, चल डेली आप हर इंसान से एक्सेप्ट करते हो कि डेली कुछ नया करे, डेली कुछ आपको चीज वही बिल्कुल अच्छी क्रिएटिविटी करके दे दे। ठीक है? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते बच्चे। तो ये आपको पहली अनुसूची अच्छे से क्लियर हो गई। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूं आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भैया। बिल्कुल भी आप टाइम मत लगाना स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है? 1% टाइम नहीं लगाना। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाक से। चल आगे बढ़ते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा आपको, बिल्कुल। चलो बच्चे, अब यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं बहुत बढ़िया से, जबरदस्त तरीके से। वो बात यह है कि एक प्रकार से कह सकते हो आप द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में आप लिख लेना राष्ट्रपति,
कामा उपराष्ट्रपति, चलो वॉइस आने लगा, वॉइस आने लगा, वेरी गुड, आने लगा ना आप, जबरदस्त। बता देना जब जब ना आए तब बता देना, ठीक है। हाँ, तो यहां पे बात कर लेते हैं भाई साहब, भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो टोटल कितनी होती है, वो होती है 5 लाख। फिर बच्चे आप बहुत अच्छे से, ये राष्ट्रपति की बात पता चल गई। राष्ट्रपति के बाद यहीं पे याद कर लेना उपराष्ट्रपति का, और जबकि उपराष्ट्रपति की सैलरी उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं होती, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये कौन होता है, सभापति होता है। कहां का सभापति होता है, राज्यसभा का। तो इसकी सैलरी होती है 4 लाख। कितनी होती है, 4 लाख। और आपको पता है जैसे संसद है, संसद में 2 सदन है, कौन कौन से, एक राज्यसभा है और एक कौन है, लोकसभा है। तो राज्यसभा के सभापति की सैलरी कितनी है, 4 लाख। और राज्यसभा का सभापति और कोई नहीं होता, वो भाई साहब भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर है। फिर बच्चे, जब एक सदन के प्रमुख की सैलरी 4 लाख है, तो दूसरे सदन की प्रमुख मतलब लोकसभा, तो यहां पे कह सकते हो लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी कितनी होगी, लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी कितनी होगी। चाहे लोकसभा अध्यक्ष कह लो, चाहे स्पीकर कह लो, इनको एक शब्द में हम लोग किस नाम से जानते, स्पीकर के नाम से। इनकी भी सैलरी उतनी होगी जितने दूसरे सदन के प्रमुख की सैलरी होगी, मतलब टोटल 4 लाख, मतलब टोटल 4 लाख। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है, जो भारत के प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल बैठा होता है, भारत के प्रत्येक राज्यों में जो एक राज्यपाल बैठा होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, तो बच्चे याद कर लेना, उसकी सैलरी होती है 3.5 लाख। आपने अनुसूची आज के पहले जब पढ़ी होगी तो आपने रटी होगी, लेकिन आज अब अनुसूची आप पढ़ रहे हो एक अलग लेवल से पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, एक अलग लेवल से पढ़ोगे और एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे, जहां पे आपको भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मजा आ रहा होगा, ठीक है। बस यार देखो, लाइक शेयर तो करना पड़ेगा। अब जितने लोग देख रहे हो एक बार लाइक और शेयर दबा देना। चलो उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अब आपको पता है, यहां पे 2 चीज मैं बता दूं। जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, 34। और 34 जजों में एक जो होता है वो कौन होता है, एक होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो 33 लोग होते हैं वो कौन होते हैं,
33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो 33 लोग होते हैं वो अदर जज होते हैं और एक होता सीजीआई। तो दोनों का वेतन बहुत बढ़िया तरीके से है, ठीक है। दोनों का वेतन किस प्रकार से बच्चे, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जबरदस्त तरीके से सीजीआई की जो सैलरी है, सीजीआई की, तो सीजीआई की सैलरी यहां पे लिख लेना 2,80,000, ठीक है। और जो अदर जज की सैलरी है वो बच्चे हो जाएगी 2,50,000, 2,50,000। तो सुप्रीम कोर्ट का भाई मामला आपको समझ में आ गया। 3-4 लोगों की सैलरी आपने इधर याद की थी और इधर भी पता चल गया। जो 33 अदर जज हैं उनकी सैलरी है 2.5 लाख। जो मेन सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी सैलरी है 280, 2,80,000। क्लियर है। फिर बालक बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अब बात आ जाती है हाई कोर्ट की। और जब हाई कोर्ट की बात आती है तो यहां पे लिख लेते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट जो है वो भारत में टोटल कितने हैं? टोटल भारत में हाई कोर्ट की संख्या की अगर बात करें तो बच्चे भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 24। 24 उच्च न्यायालय पूरे भारत में हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी एक मेन जज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ले लेते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे सीजे ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। आवाज गायब हो गई, फिर गायब हो गई। बच्चे आ तो रही है आवाज, जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो, आवाज बढ़िया आ रही है। तो बालक इतनी बात आपको पता चल गई। तो जब हाई कोर्ट में भी यही सेम चीज होता है, हाई कोर्ट में एक होते मुख्य न्यायाधीश और एक होते अन्य न्यायाधीश। तो उसी प्रकार याद कर लेना, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की सैलरी है, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की सैलरी है, वही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी हो जाएगी। मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की सैलरी है वो बच्चे क्या है? मुख्य न्यायाधीश की हो जाएगी, ठीक है, हाई कोर्ट के। जो अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो 2,25,000। उच्च न्यायालय के किसी भी अदर जज की सैलरी 2,25,000 रुपए होती है। क्लियर है? ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं 3 ऐसे वर्ड जो आपने शायद सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो जान लो। एक वर्ड आपने सुना होगा महान्यायवादी, महान्यायवादी। और महान्यायवादी को इंग्लिश बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। उसके बाद बच्चे यहीं पे बहुत अच्छे से याद कर लेना, हां, बच्चे हाई कोर्ट की संख्या 25 है। अच्छा सॉरी, चलो। अब एक महान्यायवादी हो गया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसी के साथ एक हो गया जिसका नाम है बच्चे महानियंत्रक लेखा परीक्षक, जिसको हम लोग एक शब्द में डिफाइन करें तो कैग हो गया। तो क्या हो गया? कैग। तो महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग, इन सब की जो सैलरी है वो कितनी है? 2.5 लाख, 2.5 लाख सैलरी इन सब की है, तीनों की। तभी एक साथ हमने कामा करके आपको बता दिया। तीनों की सैलरी एक साथ याद कर लेना, जो अटॉर्नी जनरल है वो, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो, और जो कैग है, सबकी सैलरी 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए इन सबकी सैलरी यहां पर पड़ती है। तो इस प्रकार आपको दूसरी अनुसूची, आज तक का ये तो पता ही थी, क्या पता थी कि दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात कही जाती है, लेकिन आज पता चल गया उन सारे पदाधिकारियों की जिनकी कितनी सैलरी होती है। अगर पेपर में आएगा तो आप बता ले जाओगे। उसके अलावा आप ये भी बता ले जाओगे जो इनकी सैलरी दी जाती है वो सैलरी कहां से दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। बच्चे
राज्य की बात आएगी तो राज्य की संचित निधि, भारत की बात आएगी तो भारत की संचित निधि। आर्टिकल याद कर लेना, 266 का 1 में संचित निधि के बारे में उल्लेख है। अगर आपको समझ में आया हो तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, जल्दी से बताओ। बीटू यादव, सर आप बहुत ही सुपर पढ़ाते हो सर, ये किस बैच है? बच्चे ऑल टोटल जीएस, ऑल टोटल जीएस, ऑल एग्जाम कवर। ठीक है, और हां, सब लोगों को मैं एक बहुत बड़ा काम दे रहा हूं, जो आप हमारे इस काम में मदद करना। मदद आपको ये करनी है बच्चे कि एक हमारा चैनल है, एक हमारा चैनल है जो नया बनाया गया है बिहार के पर्पस से। कौन सा? बिहार के पर्पस से चैनल बनाया गया है। तो आप इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको भाई साहब शेयर करना है और लोगों से शेयर करवाना है। जो भी विद्यार्थी बिहार का है तो इस चैनल को जरूर अपने चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और वहां पे जाके पढ़ाई करो। अब तुम कहोगे सर जी इसकी लिंक कैसे मिलेगी? तो बच्चे लिंक आपके कमेंट बॉक्स में आ रही होगी, और कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके बस आप उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस चैनल को हम भाई साहब पिंड भी कर दे रहे हैं। आप इस चैनल को पिंड मैसेज में क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा भाई साहब बिहार पे, पूरा बिहार में फैला दो। क्या तो बिहार के लिए एक नई क्रांति ला रहा है बिहार मंथन फिनिक्स एकेडमी, बिहार मंथन फिनिक्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ, अपने अपने स्टेटस पे लगाओ, 5-5 लोगों को इस चैनल पे जरूर जोड़ो। ठीक है, हाँ सर क्या आप लूसेंट पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ा तो रहा हूं बच्चे, थैंक यू सब। बस चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला भाई साहब, जो अगला जो अनुसूची है उसको लगा लेना तृतीय अनुसूची, 3rd नंबर की। देखो अनुसूची पढ़ना अलग बात है, लेकिन इससे मैटर निकालना बहुत गजब की बात है। जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो संविधान आपके रोए रोए में भाई साहब बसा होगा, रोए रोए में बसा होगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि बच्चे कि आप कुछ उसको बेस्ट कर रहे हो। तो बस इतना आप समझ लेना कि जितना अच्छा आप समझते चलोगे, एक एक लेक्चर को कवर करते चलोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत समझ में भी आने वाला है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, लिंक आपको आ रही होगी, लिंक पे बस क्लिक करते रहो, चैनल को ज्वाइन करते रहो, ज्यादा से ज्यादा भाई साहब ज्वाइन होते रहो। ठीक है, चलो अब तीसरी अनुसूची में क्या है बच्चे? तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। तो जो पदाधिकारी जब अपने पद पर भाई साहब अपने पद को ग्रहण करते हैं तो कार्य करने से पहले क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं। उस पर कार्य करने के लिए शपथ पहले ग्रहण करते हैं। ठीक है, हां शपथ ग्रहण करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें पदाधिकारियों में भाई साहब छोड़कर एक लाइन लिख लेना, राष्ट्रपति कामा उपराष्ट्रपति कामा राज्यपाल को छोड़कर, राज्यपाल को छोड़कर, मतलब जितने पदाधिकारी हैं सब लोग शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन इन लोगों को छोड़कर, इनके अलावा जितने भी होते हैं सब के सब शपथ ग्रहण करते हैं। किसके तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। क्या ऐसा सीन है जो ये लोग शपथ भाई साहब तीसरी अनुसूची के तहत नहीं ग्रहण करते? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो जब बात आती है तो बच्चे जान लेना, इन लोगों, इन सबकी, इनकी जो शपथ नहीं होती है, तो यहां पे एक लाइन मैं लिखे दे रहा हूं, समझ लेना, इन सभी की शपथ, इन सभी की शपथ के लिए संविधान में
अलग से अनुच्छेद है, अलग से अनुच्छेद का प्रावधान है, अलग से अनुच्छेद का प्रावधान है। कहने का मतलब ये जो तीनों लोगों के नाम हमने जो लिखे, ये लोग जो शपथ ग्रहण करते वो तीसरे के तहत नहीं, इन लोगों की अपना एक अलग ही शपथ है, ठीक है, अलग ही भाई साहब। हाँ, तो बच्चे देखो, आपके एक पिंड मैसेज में लिंक लगा होगा, लिंक पे क्लिक करो, बिहार मंथन फिनिक्स ज्वाइन करो। कल आपने 1000 पूरे कर दिए, आज आपको टारगेट है कि उसमें 2000 लोगों को जोड़ देना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिहार के लिए, बिहार। और ऐसा जरूरी नहीं कि बिहार के आप नहीं हो तो नहीं कर सकते हो, उससे पहले आप एक फिनिक्सियन हो, फिनिक्स को आप प्यार करते हो, तो उसके लिए आप फिनिक्स परिवार के एक दूसरे परिवार को भी फलाओ बढ़ाओ, बिहार मंथन फिनिक्स, जिसकी लिंक आप सबके पास लगी होगी। सब लोग क्लिक करो और उसमें फटाक से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब बच्चे बहुत अच्छे से इतनी बात समझ में आ गई। तो अलग से अनुच्छेद का प्रावधान है। तो आज भाई साहब तुम जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ाने जा रहा हूं भाई साहब, ट्रिपलेट। आपने मैथ में देखो, बहुत बच्चे आज मेरे पास नए आए होंगे, उन्होंने हमसे नहीं पढ़ा होगा, तो आपने अभी तक मैथ में पढ़ा होगा ट्रिपलेट। जैसे ट्रिपलेट क्या होता है बच्चे, तो ट्रिपलेट का मतलब सिंपल सा है, बिल्कुल साफ सीधी बात। मैथ में आपने पढ़ा था 3 और 4 5, ये एक प्रकार से ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो गया, ठीक है। ये ट्रिपलेट की तरह वर्क करता है। लेकिन आज मैं आपको संविधान में एक ट्रिपलेट बता दूंगा जो आपको ताउम्र जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। इसके माध्यम से आप कभी भी इसको आप नहीं भूल पाओगे, हमेशा याद रहेगा। कैसे याद करोगे, यहां पे लिख लेना 60, यहां पे लिख लेना 69 और यहां पे लिख लेना 159। बस आपको यह ट्रिपलेट ध्यान देना है, 60, 69, 159। यह राघव सर की जीएस का ट्रिपलेट है, संविधान का। थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी तो हमारा भी ट्रिपलेट आप मैथ की तरह याद कर ले जाओगी, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आपके दिमाग में चलना चाहिए, 60, 69 और 100 प्रकार से 59। क्लियर है। और बीच में एक शब्द प्यारा सा छाप दोगे जिसका नाम है यहां पर शपथ। बस तीनों आर्टिकल खर्राटेदार तुम्हारे भाई साहब दिमाग में जीवन भर के लिए चलेंगे। कैसे चलेंगे, तो बच्चे 60 में किसकी शपथ है, तो यहां पे एक शब्द लिख लेना। 60 में जो शपथ है उसका नाम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपनी शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 के तहत लेता है, ठीक है। आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 के तहत किसकी शपथ है, तो बच्चे वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बच्चे किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 69 के तहत लेता है। अब बच्चे बात आती है 159, किस आर्टिकल के तहत बच्चे राज्यपाल शपथ लेता है, तो याद कर लेना, राज्यपाल जो शपथ लेता है वो किसके तहत लेता है, वो आर्टिकल 159 के तहत लेता है। आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल शपथ धारण करता है। इस प्रकार बच्चे आपको यह ट्रिपलेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक 60, एक 69 और एक 159, जिसमें तीनों आर्टिकलों में शपथ के बारे में बताया गया। और शपथ किसकी, तो बच्चे राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की। इन सब की शपथ के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। हां बिल्कुल जबरदस्त। तो बच्चे बहुत अच्छे से यह शपथ आपको पता चल गया तीनों। अब एक बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यहीं पे लिख लेना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो बच्चे लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन एक प्रश्न बनता है
किसी कारणवश अगर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश वो बीमार हो, वो ना आ पाए शपथ दिलाने के लिए, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 होती है, जिसमें एक सीजेआई होता है और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जब ये शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं आ पाएगा, तो ये जो 33 हैं ये शपथ दिलाएंगे किसको? राष्ट्रपति को। उन्हीं में से कोई एक दिला देगा जो भाई साहब सबसे वरिष्ठम होगा। क्लियर है? उसके बाद बहुत अच्छे से याद कर लेना, अब आ जाओ उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेता है। तो यहां पे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि भाई साहब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद कर लेना, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है इसका बाप। इसका बाप मतलब इसका भाई साहब कप्तान। क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है? हाँ, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद बात आती है राज्यपाल। अभी एक बात बताओ, देश में होता है सुप्रीम कोर्ट और राज्य में होता है हाई कोर्ट। तो जब सिंपल सी बात है, जब राष्ट्रपति को शपथ दिला दे रहा कौन? सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राज्यपाल को जब शपथ दिलाने की बारी आएगी, जब राज्यपाल को शपथ दिलाने की बारी आएगी बच्चे, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो लिख लेना उसी राज्य का हाई कोर्ट का सीजे। हमने देखो सीजे लिखा है ना कि सीजीआई लिखा है। सीजीआई लिख दूंगा तो वो हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमें मतलब किससे है? सीजे। सीजे मतलब होता है चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश। कहां का? भाई साहब हाई कोर्ट का। तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, वो शपथ दिलाएगा किसको? राज्यपाल को। समझ रहे हो? जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है? इतनी बात आपके पूरे दिमाग में बैठ गई होगी। तो बच्चे इतना पूरा एक बार कमेंट करके बता दो, क्या आपको हमारा ये ट्रिपलेट तैयार हो गया? 60, 69 और 159 वाला। और तीसरी अनुसूची में जो शपथ का उल्लेख किया गया है, तो क्या शपथ के बारे में आपके दिलो दिमाग में भाई साहब समझ में आ गया है? जल्दी से बताओ। हाँ, बढ़िया, मजा आ रहा है ना? कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, जबरदस्त तरीके से सेशन। कहीं से डाउट लग रहा है? बच्चे कमेंट बॉक्स में पिंड मैसेज है फिनिक्स एकेडमी बिहार मंथन, और उस चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिहार के सारे एग्जाम के लिए आपके लिए चैनल क्रिएट किया गया। उसमें डाटा आएगा बिहार मंथन फिनिक्स, जिसमें बिहार स्पेशल भी आएगी। तो आप सब वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। क्या बात है, दिमाग में घुस गया सब? पास, बहुत बढ़िया। जिनको जितना याद था अच्छी बात है, नहीं याद था रिवीजन हो गया, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल मजा आ रहा है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे की तरफ, तो आप सब तैयार हो जाओ आगे की तरफ बच्चे, बहुत अच्छे से। यहां पे लगा लो चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। इसमें बिल्कुल एक प्रकार से जबरदस्त तरीके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे बात कर रहे हैं चौथी अनुसूची में। अब देखो, अब जितनी अनुसूची शुरू होंगी ना, तुम्हारे लिए सरदर्द है। तुम रटे तो जरूर हो, लेकिन उनके प्रश्नों को आपने कभी ठीक से समझा ही नहीं। ठीक है? हां, बिल्कुल। अब बात समझ लेना, राज्य
एवं केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। क्लियर है? ये तुम लोग पढ़ा करते हो कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। कभी आप समझते हो इन चीजों को? कभी समझते हो? तो बच्चे बहुत ध्यान समझ लेना प्रतिनिधित्व। अब आपको मैं बहुत अच्छे समझाने जा रहा हूं, आप केवल समझिएगा चीजों को। आपने एक नाम सुना होगा, किसका? संसद का। तो जब संसद का नाम सुना है तो संसद के बच्चे दो सदन आपने पढ़े होंगे। इसका जो निम्न सदन है उसका नाम है लोकसभा, और जिसका नाम है उच्च सदन उसका नाम है राज्यसभा। तो बात राज्यसभा की कही गई है। राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है 3 प्रकार से होती है। एक पूछा जाता है राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे याद कर लेना, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या मतलब अधिकतम सदस्य कितने हो सकते? 250। अगला प्रश्न आएगा कि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। मतलब 250 लोग वहां पर टोटल बैठाले जा सकते हैं, लेकिन 250 लोग नहीं बैठाले गए। बैठाले कितने गए? मतलब वर्तमान में हैं कितने? तो याद कर लेना 245। कभी अधिकतम और वर्तमान का मतलब समझते हो? जैसे मेरी कक्षा में लोगों की बैठने की जगह टोटल 250 है, लेकिन बैठे कितने हैं? मात्र भाई साहब 245। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, और जबकि मैक्सिमम 250 लोग उसमें बैठ सकते हैं। अब 245 में जो सदस्य आते हैं वो भी दो तरीके के आते हैं। एक 233 आते हैं और एक 12 आते हैं। सबसे बड़ी बात, जो 12 लोग होते हैं वो यहां पे लिख लेना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो कितने लोग होते हैं? 12 लोग। कहां पर? राज्यसभा में। और जो 233 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। इन्हीं सारे राज्यों से निर्वाचित होते हैं, सारे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, जहां जहां पर विधानसभा है। तो इतनी बात आपके भाई साहब दिलो दिमाग में फिर बैठ गई होगी। अब यहां पर एक बात चलने जा रही है जिसको भाई साहब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। आप सबको पता है निर्वाचित जो लोग होंगे वो एक तो 28 राज्य से होंगे प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। 3 केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, 3 जगह विधानसभा है। कहां कहां पर है? तो एक तो बच्चे दिल्ली में है, एक जम्मू एंड कश्मीर में है और एक पुडुचेरी में है। तो 3 जगह की विधानसभा है, वहां के लोगों के द्वारा भी राज्यसभा में लोग भेजे जाएंगे। क्लियर है? फिर बच्चे आप बहुत ध्यान से, एक दिमाग में बात उठती है, पेपर में प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है बच्चे? कि आखिरकार ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं यहां पे कितने कितने लोग राज्यसभा में जाते हैं। तो बच्चे 233 में 3 लोग दिल्ली के हो गए, 3 सीटें कहां कवर होती हैं? दिल्ली से होती हैं, 4 सीटें जम्मू कश्मीर के और 1 सीट पुडुचेरी से। तो इतनी बात पता चलती है कि 233 में 8 सीटें, 8 लोग कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। और जो 225 लोग हैं वो कहां से आएंगे? राज्यों से। कितने राज्यों के? 8 केंद्र, 8 राज्य, 28 राज्यों से। पूरा बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूं, जहां से भाई साहब आप अनुसूची पढ़ने के बाद आप फील कर पाओ कि हां तुमने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक से फील कर पाओ, लगे। ठीक है? तो इतनी बात पता चल गई बच्चे, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। 3 लोग, 3 सीटें दिल्ली से, 4 जम्मू कश्मीर से, 1 पुडुचेरी से, मतलब टोटल 8 सीटें आती हैं केंद्र शासित से और 225 आती हैं 28 राज्यों से।
उसके बाद बच्चे बहुत ध्यान समझ लेना, 225 और 8 टोटल कितने हो गए? 233। ये निर्वाचित हैं लोग और ये 12 लोग मनोनीत हैं। अब ये जो 12 लोग मनोनीत हैं बच्चे, 12 लोग, ये कौन से क्षेत्र से आते हैं? तो लिख लेना, कला, शिक्षा, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में अच्छा जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन 12 लोगों को राष्ट्रपति यहां पे मनोनीत कर देता है। टोटल कितने लोगों को? 12। और राष्ट्रपति द्वारा जो ये 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, 12 लोग, बच्चे ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद याद कर लेना, 80 का 3। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है, पता चल गया। लेकिन एक प्रश्न आपने और पढ़ा होगा, जो अपना भारत देश का संविधान है, वो विभिन्न देशों से अलग अलग चीजों को क्या किया है? उसने उधार लिया है। अलग अलग भाई साहब चीजें, स्रोत यहां पे उधार ली गई हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे भारत में मौलिक अधिकार हैं, अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य हैं तो रूस से लिए गए। सेम टू सेम हर राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहां से लिया गया है? याद कर लेना, वो कॉन्सेप्ट लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, वो भाई साहब कहां से कॉन्सेप्ट चुराया गया है, लिया गया है? तो याद कर लेना बच्चे, आयरलैंड से। क्लियर है? अब तुमने देख लिया कि कैसे कैसे लोग, मतलब कैसे कैसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, आपको पता चल गया। यहीं पे अब बहुत प्यारा सा प्रश्न बताने जा रहे हैं बच्चे। सबसे ज्यादा अगर कहा जाएगा किस केंद्र शासित प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो जम्मू कश्मीर से 4 सीटें राज्यसभा में, पुडुचेरी से 1 और दिल्ली से भाई साहब 3। इतनी बात आपको पता चल गई। लेकिन यहीं पे ये याद कर लेना बालक, ये जो 28 राज्य हैं, ये जो 28 राज्य हैं, इनमें टोटल सीटों की संख्या 225 है। और 225 जो सीटें हैं वो किस किस राज्य में वितरित की गई हैं, मतलब कितने लोग किस राज्य से आए हैं। तो बच्चे सबसे प्यारा सा याद कर लेना, यूपी। यूपी से टोटल राज्यसभा में सीटों की संख्या टोटल 31 है। कितनी है? 31। बच्चे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से राज्यसभा में लोगों की संख्या कितनी जाती है? 19। महाराष्ट्र के बाद बच्चे याद कर लेना तमिलनाडु। एमएच का मतलब महाराष्ट्र, टीएन का मतलब तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो लोगों की संख्या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है वो 18 है। उसके बाद तमिलनाडु के बाद जो अगला राज्य लगता है, इसमें टोटल कितने लोग राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उनकी संख्या टोटल 16 है। और बिहार के साथ साथ एक राज्य और लगा लेना, पश्चिम बंगाल, जो दोनों एक प्रकार से 16 के 16 कैंडिडेट भाई साहब प्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। और सबसे खास बात मेरे बच्चे, पेपर में प्रश्न आता है। पेपर में प्रश्न किस प्रकार आता है, तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। निम्न में से कौन से वह 2 राज्य हैं जिनका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है, समान प्रतिनिधित्व है, जिनका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, बिहार एंड यूपी, बी ऑप्शन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, सी ऑप्शन बिहार एंड महाराष्ट्र, डी ऑप्शन बिहार एंड पश्चिम बंगाल। बताओ, देख रहे हो भैया?
लेवल ऑफ क्वेश्चन। तुम लोगों को लगता है कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए एक अपर लेवल तक जाना है, लेकिन आप बस इतनी बात समझ गए होगे कि भाई साहब किस प्रकार से आप कह सकते हो कि उन्हीं प्रश्नों से आपके प्रश्न कितने अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, बस समझने की आपको आवश्यकता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि चीजों को आप कितना ब्रीफली समझ रहे हो, कितना बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बसा रहे हो। तो अब आपको पता चल गया बच्चे कौन से ऐसे दो राज्य हैं जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व समाप्त है। सबको पता है 16 सीटें बिहार से भी हैं और 16 सीटें पश्चिम बंगाल से भी हैं। मजे करो, मजे करो। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके कि आपको सच में समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। भाई साहब देखो, आपको बस लोगों को जब बताओगे कि अनुसूची पढ़ी है तो भाई साहब वो लोग गधे होंगे। उनको बताओ कि हमने अनुसूची किस तरह से पढ़ी है, हमें अनुसूची किस प्रकार से आ रही है, मेरा दिमाग कितना ब्रॉड हो रहा है, कितना फैल रहा है, कि सारी चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी चीजों को। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, इसके बाद बच्चे जो अगला राज्य आएगा 5वें नंबर पे, वो है कर्नाटक। और कर्नाटक से 12 लोग राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? और 3 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। 3 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम है आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है, ना कि अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहां से टोटल जो संख्या बच्चे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती है वो टोटल करती है 11 लोगों का प्रतिनिधित्व है इन सब जगह से। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। तो बच्चे आप सब कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको 1% प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज यार अंगूठा दबा देना, अंगूठा दबा देना। हाँ, जीके जीएस एक अपर लेवल पर आप जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। अब यहीं पे सबसे बढ़िया बन गया, कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जहां पे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व समान है? तो आप बता सकते हो, एक आंध्र प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है और एक गुजरात है, जहां पे टोटल और टोटल 11 सीटें कवर करती हैं। बच्चे देखो, लाइक भाई साहब आज बढ़ने चाहिए। जब क्लास 1 मैराथन है, आपको पता है महा मैराथन चल रही है, बिल्कुल ठीक है, छुट्टी नहीं करेंगे भी भैया। पहली बात तो देखो आधा अधूरा छूट जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज पूरा डिटेल से अनुसूची पे चर्चा हो जाए, जिसमें अनुसूची के माध्यम से आप कम से कम लाखों प्रश्न अपने अंडर में भाई साहब बसा लें। कितने लोग चाहते हो? हाँ, और जिनको भाई साहब जाना हो तो बता दो, मैं क्लास बंद कर दूं फिर। अच्छा, सबको अगर काम वाम हो तो भाई साहब बात अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई साहब पूरा का पूरा आज की क्लास ओवर होनी चाहिए। ठीक है? हाँ, जिस आप यहां पे अनुसूची थोड़े पढ़ रहे हो, अनुसूची के माध्यम से पॉलिटी का बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हो, चीजें अपने दिमाग में बसा रहे हो बच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बिल्कुल, तो अब किसी को एक प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। सब लोग कह रहे हैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम लोग लाइक करते रहो, मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलो ये सवाल भी आ गया आपको। अब बच्चे बात आती है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, और जब 5वीं अनुसूची की बात करेंगे हम लोग, 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें क्या है, तो बच्चे बहुत ध्यान से जान लेना कि पूरे भारत में
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एससी एवं एसटी क्षेत्र। एससी एवं एसटी क्षेत्र, पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, एससी का मतलब हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो ये दो शब्द हैं, पूरे भारत में रहते हैं। अगर तुमसे एक पेपर में यह प्रश्न कहा जाए कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे बच्चे? तो घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो याद कर लेना, घोषित करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को एससी एवं एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, एक प्रश्न ये समझ में आ गया। दूसरी बात बच्चे आप समझ लेना, एससी एवं एसटी क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण, कहने का मतलब है जो पांचवी अनुसूची कहती है वो ये कहती है कि भारत में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो नियंत्रण है, वो भाई साहब पांचवी अनुसूची के बारे में बताया गया है कैसे क्या रहेगा। ठीक है, इस चलो, अब आ रही है आवाज? जल्दी से कमेंट करो तो। अब आवाज आ रही है फटाफट? शाबाश। तो बच्चे चलो बेटा, वॉइस आ गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस आ गई है? हाँ, वॉइस आ गई? नहीं आ गई? आ गई। सब बास मेरे लाल, सब बास, बहुत बढ़िया। आप सब वीडियो को एक बार दबा के लाइक कर दो क्योंकि वॉइस आ गई है ना।
अब आई, चलो एक बार फिर से प्रयास है कि इस बार वॉइस ना जाए, अगर चली जाएगी तो भाई साहब इसका हम 100 का कुल करवा देंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ अब वॉइस तो आ रही होगी जबरदस्त तरीके से। तो बच्चे 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं और वो 3 प्रकार की सूचियां आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। तो बालक ध्यान दीजिएगा, एक है संघ सूची जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट, और एक है बच्चे राज्य सूची जिसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, और एक है समवर्ती सूची जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आप समझ लेना कि जो पहले विषय थे इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है विषय का। किसका? विषय का। तो पहले संघ सूची में विषय कितने थे? 97 पहले, मतलब टोटल 97 विषय थे किसमें? संघ सूची में। अब इसमें कितने हैं बच्चे? अब इसमें टोटल विषय हैं कितने? 100। तो इसका मतलब यह निकल के आया कि ऐसे विषय जो संघ सूची में हैं, ठीक है, जो संघ सूची में हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार बना सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लेना, जनगणना। जनगणना कौन कराता है बच्चे? सरकार कराती है, केंद्र सरकार। रेलवे मैटर पूरा किस पे डिपेंड करता है? इस पे। बच्चे वायु परिवहन, जितना भी वायु परिवहन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो केंद्र सरकार पे। बैंकिंग किस पर डिपेंड करती है? केंद्र सरकार में। बीमा किस पर डिपेंड करता है? केंद्र सरकार में। इन सब पर जो कानून वानून बनाता है वो कौन बनाता है? वो भाई साहब बनाता है, याद कर लेना, केंद्र सरकार। अब बच्चे बात आती है राज्य सूची की। तो राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय आते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना। जैसे आपको, हाँ, जैसे एक बच्चा कह रहा परमाणु शक्ति किस में आएगी? तो परमाणु शक्ति भी इसमें आएगी। अब जैसे तुम कह रहे हो मुद्रा, तो बच्चे जब बैंकिंग इसमें आ गई है तो मुद्रा किस में जाएगी? तो संघ सूची में जाएगी। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। अब बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेना, राज्य सूची की जब बात आती है तो राज्य सूची में सबसे पहले बात आती है विषय की। विषय की, तो विषय पहले जो राज्य सूची में विषय की संख्या थी उनकी संख्या थी 66, और जो अब है उनकी संख्या है टोटल कितनी? 61। टोटल 61। बालक बहुत अच्छे से याद कर लेना कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं जो आएंगे, जो कौन कौन से विषय हैं जो भाई साहब आएंगे। तो याद कर लेना भाई साहब, राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय आएगा जिसका नाम है जेल। जेल किस में आएगी? राज्य सूची का। ठीक है, इसमें आएगा जन स्वास्थ्य, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। फिर एक प्रकार से कह सकते हो शांति एवं व्यवस्था। जो शांति एवं व्यवस्था है वो कौन बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है? उसको बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, कृषि। तो कृषि भी बच्चे राज्य सूची का ही विषय है। अब आ जाओ समवर्ती सूची। तो जब समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं तो पहले इसमें कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं? तो बहुत ध्यान से याद कर लेना, समवर्ती सूची में जो पहले विषय थे उनकी संख्या थी 47, और जो अब हैं उनकी संख्या है टोटल 52। तो पहले 47 थी संख्या, अब 52 है। किसमें? समवर्ती सूची में।
और एक प्यारा सा पेपर में प्रश्न भी पूछा जाता है। पेपर में प्रश्न यह पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? तो बच्चे याद कर लेना, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है क्या? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में याद कर लेना बच्चे, जो आता है वो क्या आता है? सबसे बड़ा यहां पर विषय आता है जिसका नाम है शिक्षा। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आती है। किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अगर यहीं पे तुमसे कह दिया जाए वन, जो जंगल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो बच्चे आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगर तुमसे यहीं पे कह दिया जाए न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र भी किसके अंतर्गत आते हैं? बच्चे समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार आपको यह कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमो गेमर जो लूसेंट 2.0 का बैच है वो 3:15 पे चलता है। ठीक है, दोपहर में। बिल्कुल, तो इतनी बात आपके दिलो दिमाग में कॉन्सेप्ट फीड हो गई होगी और 7वीं अनुसूची याद हो गई होगी। ठीक है, विषय भी बता दिए। 7वीं के बाद आ जाओ, अब बात आती है वो अनुसूची है जिसका नाम है 8वीं। अगली अनुसूची कौन सी है? 8वीं। जब 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं बच्चे, तो जानते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में याद कर लेना बच्चे, भाषाओं का उल्लेख। संविधान में भाषाओं का उल्लेख, जो भाषाओं के बारे में बताया गया है वो बच्चे बताया गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। जो भाषाओं के बारे में बताया गया है वो किसमें बताया गया? 8वीं अनुसूची में। जब भाषा की बात करेंगे तो बच्चे 2 प्रकार के प्रश्न निकल के आते हैं। भाषाएं पहले कितनी थी? तो याद कर लेना, संविधान में पहले जो भाषाएं थी उनकी संख्या 14 थी। और जब वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। तो इससे यह पता चलता है मेरे बच्चे कि पहले से अब भाषा टोटल कितनी बढ़ गई? तो याद कर लेना 8 भाषाएं नई जोड़ी गई हैं संविधान में। पहले 14 थी और अब 22 है। तुमसे अगर कहा जाए संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी? 14, अब कितनी है? 8। तो एक दिमाग में फिर बात आ रही होगी कि आखिरकार जो 8 भाषाएं हैं वो सिंपल सी बात है किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई होंगी, बिना संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी नहीं की होंगी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? चलो फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लो, जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं सबसे पहले याद कर लेना, एक भाषा का नाम है जिसको कहते हैं सिंधी। और सिंधी भाषा जो जोड़ी गई वो कौन से संशोधन के माध्यम से? तो याद कर लेना 21वां संविधान संशोधन 1967। इसका मतलब ये होता कि 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1967 में हुआ था। इसके तहत जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। क्लियर है? अब बच्चे बात आती है कि 14 के बाद कितनी हो गई? 15 हो गई। तो 15 के बाद बच्चे अब यहां पे एक ट्रिक याद कर लेना जिसका नाम है नमक। और नमक से 3 भाषाएं निकल के आएंगी। एक निकल के आएगी नेपाली, और नेपाली के बाद निकल के आएगी मणिपुरी, और मणिपुरी के बाद निकल के आएगी कोंकणी। कोंकणी। टोटल जो नमक से भाषाएं निकल के आई कितनी? 3। 14 के बाद 15 ये हुई थी। 15 3 टोटल कितनी हो गई? 18। 18 भाषाएं हो गई अभी तक। और जो ये तीनों भाषाएं हैं वो एक ही संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड कर दी गई हैं। और उस संविधान संशोधन का बच्चे नाम है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ दी गई संविधान
अब टोटल संख्या इनकी हो गई कितनी, 14 थी, 15 ये हुई, 15 3 18 हो गई। 18 के बाद बच्चे आ जाओ यहां पे याद कर लेना डीबीएमएस। डीबीएमएस, तो जब डीबीएमएस की बात करते हैं तो बच्चे याद कर लेना, डी से बन जाएगा डोगरी, बी से बन जाएगा बोडो, और मां से बन जाएगा मैथिली, और सा से एस से बन जाएगा संथाली। तो डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ये जो भाषाएं हैं डीबीएमएस, ये 4 भाषाएं इससे जुड़ी। और इसका जो संविधान संशोधन वर्क कर रहा, ये वर्क कर रहा कौन सा, तो याद कर लेना 92वां संविधान संशोधन सन 2003। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2003 के तहत 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई। इस प्रकार आपको पता चल गया 14, 1 15, 3 18, 4 22, 4 22। क्लियर है? इस प्रकार बच्चे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। एक भी प्रॉब्लम है? बच्चे 2005 नहीं है, 2003 है। ठीक है, अगर तुमसे यहीं पर कहा जाए कि सर जी डोगरी भाषा किस राज्य की है, तो याद कर लेना डोगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर की है। अगर तुमसे कहा जाए कोंकणी किस राज्य की है, तो कोंकणी बच्चे गोवा राज्य की है। आ रही बात समझ में? हर एक प्रश्न भाई साहब बिल्कुल, अगर चाहे जितने कमजोर हो तुम, मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि आप कितना अच्छे से चीजें समझ रहे हो। तो इस प्रकार बच्चे 8वीं अनुसूची भी समझ में आ गई होगी। अगर मैं तुमसे बात करूं, तो तुमसे अगर कहा जाए क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में आती है, तो बच्चे याद कर लेना अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची के तहत शामिल नहीं है। क्या भोजपुरी बच्चे 8वीं अनुसूची के तहत आती है, तो बच्चे भोजपुरी भी 8वीं अनुसूची के तहत शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार बच्चे आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। चलो बच्चे, लाइक नहीं करोगे क्या? जैसे जैसे क्लास बढ़ रही वैसे वैसे आपका जोश बढ़ना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ यार क्लास चल रही। आज अनुसूची भाई साहब आपने इतनी डिटेल में पढ़ी है ना, कहीं भूलोगे नहीं। बच्चे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप जीएस का पेपर देते होगे, हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब बच्चे बहुत ध्यान से अगली अनुसूची की बात कर लेते हैं। वो उस अनुसूची का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची क्या होती है बच्चे? तो याद रखना, ऐसे मामले जिन्हें हम न्यायालय में, मतलब कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे मामले जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, वो बच्चे किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? वो आता है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। जैसे, तो एग्जाम्पल अभी मैं तुमको बता दूंगा बच्चे। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, अभी हमने बताया भी था कि जितनी भी अनुसूची 8 के बाद होंगी वो भाई साहब जोड़ी गई हैं। जैसे 9वीं अनुसूची है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, संविधान में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और यह संशोधन हुआ था 1951 में। इसका मतलब है संविधान लागू हुआ और उसके 1 साल बाद पहला संशोधन कर दिया गया जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। क्लियर है? अब ये ऐसे मामले क्या होते हैं जिनको हम चुनौती नहीं दे सकते? एग्जाम्पल में, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल,
ये ऐसे मामले होते हैं जिनको हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अब जैसे मामला समझ लो बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? मान लो ये रोड है, ये रोड है अब, ठीक है, और रोड के किनारे ये घर बने हुए हैं। रोड के किनारे ये क्या बने हुए हैं? घर बने हुए हैं। ये घर बने हुए हैं रोड के किनारे। ये जो रोड के किनारे घर बने हुए हैं बच्चे, ये रोड जा रही है। कभी भविष्य में सरकार को यहां पे, और ये जो घर बने हैं वो सरकार की जमीन पर ही बनाए गए, मतलब बिल्कुल रोड के किनारे से ही बनाए गए हैं। उन्होंने जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, ठीक है। इन फ्यूचर बच्चे, रोड बनी है, रोड के किनारे घर बने हुए हैं, तो बात समझ लेना बहुत ध्यान से। क्या समझ सकते हो बच्चे? समझ ये सकते हो कि भी इन फ्यूचर सरकार को मान लो यहां से रोड गुजारनी पड़ी, तो कहने का मतलब है जो लोगों ने घर अपने बिल्कुल रोड से सटा के बनाए थे, सरकार की जमीन को भाई साहब अपने अंडर में कर लिया था, तो सरकार तो अपना जब रोड का चौड़ीकरण करेगा, जो सरकार जो है रोड का अपना चौड़ीकरण करेगा, यहां से रोड काउंट कर लेगा यहां से, ठीक। तो अब सरकार क्या करेगी? इतने इतने हिस्सों में निशान लगवा देगी और ये घर क्या कर दिए जाएंगे? ये सारे के सारे घर तोड़ दिए जाएंगे। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यायालय चले जाओ, आप न्यायालय चले जाओ और वहां पर जाके बताओ कि हमारे गवर्नमेंट ने घर तोड़ दिए, सरकार ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो आपकी न्यायालय पे भाई साहब कोई बात नहीं सुनी जाएगी। 1% आपकी बात को नहीं माना जाएगा। अब सरकार को अपनी रोड का जो चौड़ीकरण करना है वो तो करेगी, वो अपना भाई साहब चौड़ीकरण करेगी। तुम्हारा घर आ रहा तो क्या दिक्कत, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, इससे ज्यादा और कोई बड़ी दिक्कत थोड़े होगी। तो ये एक प्रकार से सरकार का भूमि अधिग्रहण हुआ, उसने भूमि को अधिग्रहण करके रोड का चौड़ीकरण कर दिया, और फिर आप जाने के बाद न्यायालय में उसको चुनौती भी नहीं दे पा रहे हो, आप मजबूर हो। यह बात बोल दी गई है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो अब एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आपको 9वीं अनुसूची बिल्कुल क्लियर हो गई है? 9वीं अनुसूची बिल्कुल क्लियर हो गई है? 1% आपको डाउट लग रहा है कि 9वीं अनुसूची अभी भी आपको नहीं आती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम 10वीं अनुसूची में चलते हैं। जल्दी से बताओ। थैंक यू बच्चे, रूबी बेटा थैंक यू सो मच, थैंक यू। चल, और हां, जिनको समझ में आ रहा हो तो बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा बिहार मंथन फिनिक्स अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, तो बच्चे पिंड चैट बॉक्स में पिंड मैसेज है, उस पिंड मैसेज पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो, वेरी गुड। हाँ, बीपीएससी के लिए भी है, सबके लिए भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, कभी नहीं भूलोगे, क्या बात है, मजा आ गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, क्लियर हो गया, शाबाश। बिमल, डब्लू, राहुल, शिखा, राजतिलक, शाबाश, मजा आ रहा होगा। सब समझ में आ गया? हाँ, अच्छा, लाइक नहीं करोगे? यार कर दो भैया लाइक वाइक। चलो, अब बच्चे हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिहार मंथन फिनिक्स सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे बिहार वासियों के लिए आया है, ठीक है। चलो बच्चे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 10वीं अनुसूची की।
10वीं अनुसूची। तो जब 10वीं अनुसूची का मामला समझ में आ रहा आपको, सबसे पहले तो यह जान लो 10वीं अनुसूची शुरुआत में संविधान में नहीं थी, यह अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई है। और यह जो जोड़ी गई है वो कौन से संशोधन द्वारा, तो बच्चे याद कर लेना 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और जो 52वां संविधान संशोधन है वो कब जोड़ा गया, 1985 में, 1985 में 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। और जो भाई साहब 52वां संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें क्या बात बताई गई, तो बच्चे याद कर लेना दल बदल के प्रावधानों के बारे में बताया गया। दल बदल के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में, 10वीं सूची में। अब तुम कहोगे दल बदल क्या है, तो दल बदल यह है जैसे मान लो कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी नेता है, वो पहले भाजपा में, फिर सपा में चला गया, सपा से बसपा में चला आया, फिर सब इधर उधर मतलब अपना दल बदला करते, तो उससे रिलेटेड कानून नियम बनाए गए हैं, वो 10वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, हाँ चलो इतनी बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बालक 10वीं अनुसूची के बाद जो बात आती है वो बात आती है कौन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची के बारे में आप यह सबसे पहले जान लो कि यह वाली भी अनुसूची क्या की गई है, जोड़ी गई है। और जो जोड़ी गई है ना, उस संशोधन का नाम है 73वां। 73वां संविधान संशोधन 1992 1993 के तहत यह वाली अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी, 11वीं। और 11वीं अनुसूची बच्चे किससे रिलेटेड है, तो याद कर लेना ग्राम पंचायत, पंचायतों से रिलेटेड है। कौन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से रिलेटेड है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन सी अनुसूची के तहत, 11वीं अनुसूची के तहत। और सबसे बड़ी बात याद कर लेना, इसमें टोटल जो विषय रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में पंचायत के अंतर्गत, वो टोटल विषय रखे गए कितने, 29 विषय इसमें रखे गए। कितने रखे गए, 29 विषय टोटल इसमें रखे गए। अब बच्चे बहुत अच्छे से आप समझ लेना, क्या समझोगे, जबरदस्त तरीके से समझना आपको यही है। जो पंचायतों की बात करेंगे, सबसे पहला प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि पंचायतों को जो दर्जा दिया गया था ना संवैधानिक, पंचायतों को दर्जा जो मिला था संवैधानिक, वो तारीख थी 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए बच्चे 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस बच्चे कब मनाया जाता है, तो याद कर लेना पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्योंकि 24 अप्रैल को 1993 को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहीं पे बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल आता है, मन्ना नारायण, मन्ना नारायण के समर्थन से, मन्ना नारायण के समर्थन से पंचायत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, शामिल किया गया। किसके कहने पर, मन्ना नारायण के कहने पर। अब नीति निर्देशक तत्व का मतलब समझ गए होगे, आर्टिकल 40,
तभी तो बोला गया आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। पेपर में सबको पता होगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 40 सबको पता होगा, लेकिन यह किसी को नहीं पता होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके तहत आर्टिकल 40 आता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं, जो भाग 4 कवर करते हैं। आयरलैंड से भी लिए गए। और सबसे बड़ी बात, इसमें शामिल करने का समर्थन किसने किया था, तो मन्ना नारायण ने किया था, मन्ना नारायण ने किया था। क्लियर है। इसके बाद बच्चे बहुत ध्यान से देखो आप, अगला प्रश्न जो आता है क्या आता है, पंचायतों से रिलेटेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पंचायतों से रिलेटेड जो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आपको हमने सारे बताए, है ना। आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो धमाकेदार तरीके से। देखो भाई, हाँ, जितने भी लोग हैं सब लोग बच्चे सब लोग क्या करो, लाइक कर दो ज्यादा से ज्यादा। आज पूरे 2000 लाइक चाहिए, और 2000 लाइक में मुश्किल से 50 लाइक कम है। अगर तुम सब लोग अंगूठा अपना दबा दो और 2000 लाइक तो भाई साहब ऐसा दंदन मार के हो जाए, ठीक है। और अंतिम अनुसूची चलने जा रही है आपकी 12वीं अनुसूची, और बच्चा वही सफल है जो बच्चे शुरू तो करते हैं लेकिन अंजाम नहीं दे पाते, लेकिन आप सबने अंजाम दिया है, और अंजाम ही परिणाम बदलता है, अंजाम ही परिणाम बदलता है, ठीक है। शुरू सब करते हैं लेकिन कोई अंत तक टिक नहीं पाता है। जैसे मैं टिका था अंत तक, आप सब में बहुत सारे लोग अंत तक टिके थे, वो बच्चे हैं। और जो आया गया वो बस अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप सब अंजाम दो, अंजाम दोगे तो परिणाम होगा, और परिणाम होगा तो आपकी सफलता लिखी जाएगी। समझ रहे हो। चलो वेरी गुड। हाँ, लाइक सब लोग दबा रहे हो, बिल्कुल भाई साहब। देखो 20 लाइक बचा, आप तो दबा दो एक बार फटाक से सब लोग। हाँ, सब लोग दबा दो फटाक से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। शाबाश। चलो 12वीं अनुसूची क्या है बच्चे, 12वीं अनुसूची भी जो है वो जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई है। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है उस संशोधन का नाम है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 के तहत क्या किया गया है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 12वीं अनुसूची के तहत बच्चे किसका प्रावधान किया गया, नगरीय प्रशासन का। नगर पालिकाओं को एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा दिया गया है किस संशोधन के तहत, 12वीं अनुसूची में। और वो संशोधन का नाम है 74वां संविधान संशोधन 1992-93। फिर बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है। उस प्यारा सा प्रश्न क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है, नगर पालिका के प्रशासन में कुल विषय की संख्या कितनी है। जैसे पंचायतों में कुल विषय कितने थे, 29, इसमें कुल विषय की संख्या कितनी है, तो याद कर लेना, इसमें टोटल विषय की संख्या बच्चे 18 है। पंचायतों में विषय की संख्या बच्चे थी कितनी, तो याद कर लेना बच्चे 29 और इसमें 18। यहीं पे याद कर लेना, पूरे भारत में पहला नगर निगम, पूरे भारत में पहला नगर निगम बच्चे कहां पे स्थापित हुआ था, बताओ। पूरे भारत में सबसे पहला नगर निगम बच्चे कहां पे स्थापित हुआ था, आप सबको जबरदस्त तरीके से बताना है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं। आप सब बताओ फटाक से, पहला नगर निगम
वेरी गुड। चल बच्चे, पहला नगर निगम जो है वो 1687 में गठित हुआ था और ये गठित हुआ था मद्रास में। कहां पे? मद्रास में। याद कर लेना। अगला प्रश्न बहुत प्यारा आता है, नगर निगम दिवस कब मनाया जाता है? जैसे पंचायती राज दिवस आपने पढ़ा था, पंचायती राज दिवस कब था? 24 अप्रैल। सेम टू सेम नगर निगम दिवस। तो नगर निगम जो दिवस मनाया जाता है बच्चे, वो मनाया जाता है 1 जून। 1 जून, 1 जून को नगर निगम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद कर लेना। अब एक पेपर में प्रश्न बहुत बढ़िया आता है, वो प्रश्न ये आता है बच्चे, क्या आता है तो मेरी बात समझ लेना, कि 3 शब्द होते हैं। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका, और एक होता है नगर निगम। नगर निगम 3 वर्ड होते हैं बच्चे, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। जो एक प्रकार से नगर पंचायत होती हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वो नगरों में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और जो नगर पालिका होती हैं, वो छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं। कहने का मतलब नगर पालिका वो होते हैं जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे होते हैं, और जो छोटे छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग नगर पालिका कहते हैं, और जो भाई साहब बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग नगर निगम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, नगर पंचायत के अध्यक्ष को बच्चे, जो मतलब इसका हेड होता है, जब चुनाव होते हैं तो इनको हम लोग चेयरमैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चेयरमैन। और जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इसमें जो हेड बनता है तो बच्चे इसमें किस नाम से जाने जाते हैं इनके हेड? तो ये जाने जाते हैं अध्यक्ष के नाम से। और जो नगर निगम होता है, इसमें बच्चे जो हेड बनते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो मेयर के नाम से जाने जाते हैं, मेयर के नाम से। ठीक है, इस प्रकार आपको भाई साहब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि नगर पंचायत का जो हेड होता है वो चेयरमैन कहलाता है, नगर पालिका का वो अध्यक्ष कहलाता है, और नगर निगम का मेयर कहलाता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप सबको ये भी बात पता चल गई बात। अब लेकिन एक प्रश्न मैं तुमसे पूछूंगा भी, बहुत बढ़िया, और प्रश्न बिल्कुल सिंपल पूछूंगा, ज्यादा भारी प्रश्न नहीं पूछूंगा, है ना। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में जब वीडियो समाप्त हो जाए। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी टोटल 12 की 12 अनुसूची हमने पूरी पढ़ा दी, बिल्कुल वेल डिटेल में, वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप पूरा यूट्यूब छान मारोगे या आपने कहां भी पढ़ाई की होगी, अनुसूची आपको रटवाई गई है, समझाई नहीं गई है। कभी डिटेल में भाई साहब जाओ तो चीजें बहुत भरा है, और आप इन अनुसूचियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूरा का पूरा अपना नॉलेज एक प्रकार से बहुत अच्छा कर सकते हो। फुल शेड्यूल आपको याद हो गया होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको 12 की 12 बिल्कुल रट गई होंगी, और साथ में जीएस का एक लेवल आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान द्विवेदी, दिस इज अ बेस्ट क्लास, थैंक यू बच्चे। तो आप सबको उम्मीद करते पूरी की पूरी 12 एक विधिवत तरीके से याद हुई होंगी, नोट्स भी बनाया होगा, है ना, और सारी चीजें समझ में आएंगी। बेटा सीआईएसएफ, एससीएम, हेड कांस्टेबल सब में आएगा, जितना भी एग्जाम देते हो, जीएस सही पर भी पूछा जाता है, हर जगह बच्चे पूछा जाएगा। प्रदीप माय बेस्ट टीचर, थैंक यू बच्चे, लव यू। चलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, झक्कास। चलो बच्चे, ये वो बच्चे जो आप कमेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर से सीरियस होकर पढ़ रहे थे, और ये बच्चे सब आगे निकलेंगे। हमने क्या कहा, शुरुआत सब करते हैं जोश में, लेकिन अंत तक कोई जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा पड़ जाता है, वो रास्ते में रुक जाता है। और जो शुरू करता है और जो अंत को अंजाम देता है वही विजयी होता है। समझ रहे हो? तो बच्चे अब बहुत अच्छे से मेरी बात समझ लेना। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है
कौन सा राज्य जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज लागू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यह भी बताना है कि क्लास आपको आज कैसी लगी। आज मतलब पूरा मजा आया कि नहीं मजा आया? संडे स्पेशल आपका कैसा रहा? आपने कितना ज्ञान अर्जित किया? क्या क्या पढ़ाई की? मजा आया? पूरा पूरा आनंद आ गया? चलो, तो उम्मीद करते हैं आपका ये जो ज्ञान आपने अर्जित किया है